Hello everyone and welcome to the 15th episode of Step Up with Natasha. Actually नहीं, आज का जो episode है it's more like a wake up call, wake up call उन सारे procrastinators के लिए, उन सारे safe players के लिए. तो आज का इस episode को आप किसी master class से कम मत समझिएगा, because today in this episode you'll get to know and understand all those success nuances. वो एक परफेक्ट सक्सेस रेसिपी की जब आपको लगता है कि हालात आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है, कोविड हो गया, इकोनॉमी साथ नहीं दे रही है, लेकिन even despite all that, even despite when you feel that you've got your back against the wall, आप फिर भी उन सारी चीजों से कैसे ओवरकम करते हैं and कैसे आपका जो गोल है आप उसे accomplish कर सकते हैं. And why do I say so is because the guest that I have tonight, he is someone जो इस चीज का एक जीता जाता example है. And if I tell you about his background, he comes from a very humble background. इनके father जो थे वो एक truck driver थे. Later on he went and worked in DTC. He wanted to actually do an IHM course from a government polytechnic, and he had to borrow some money from one of his relatives. But as we say that life comes full circle, so being that man who actually borrowed some money to being his own startup owner brand, and सिर्फ वही नहीं, इस टाइम पे he's looking out for people across India to give out his brand franchisee. इन्होंने महज पहले 8 महीनों में 1.2 CR का प्रॉफिट किया था guys, right? And इनको लोग इनकी community में, in fact even outside the community, people know him as NRI Chai Wala. So ladies and gentlemen, help me in welcoming the man of the hour, Mr. Jagdish Kumar. Hello Jagdish ji, how are you? What's happening? कैसे हैं आप? Hello Natasha जी, hi, how are you? I'm fine. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. मेरे को भी इनफैक्ट आपका जो पूरा स्टोरी रहा है, मतलब बहुत आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. लाइक व्हेन आई हर्ड दिस एंड आई वाज डम्बफाउंडेड. आई वाज लाइक वाओ, मतलब इनको तो बुलाना पड़ेगा शो पे, इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन योर स्टोरी, आई हैव सीन योर इंटरव्यू. तो मैं एकदम स्टार्टिंग से उस बारे में बात करना चाहूंगी. एंड एज वी डिस्कस्ड अबाउट योर बैकग्राउंड, और मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मैं खुद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ. माय फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस. तो हमारे जैसे घरों में ना जगदीश जी, बिजनेस को ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता है. इनफैक्ट बहुत एक सिंपल फिलॉसफी होती है हमारे घरों की कि बेटा या तो गवर्नमेंट जॉब कर लो ताकि आगे की लाइफ आपकी फाइनेंशियली सिक्योर हो, या इतना पढ़ लो कि किसी अच्छी एमएनसी में आपकी जॉब लग जाए एंड यू सॉर्टेड. We do not have that courage, that vision that we can be owning something. तो उस सिचुएशन में आप हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, या ये करेज कहाँ से आया कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ? नहीं नताशा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स एक लोअर मिडिल क्लास से थे, वो चाहते थे कि उनके बच्चे की जो लाइफ है वो थोड़ी सिक्योर हो. सो दे ऑलवेज वांट अस टू कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या छोटी मोटी कोई मतलब सिक्योर और सेफ लाइफ हो. वो कभी भी एनकरेज नहीं करते थे किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि बिजनेस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट वन. सो वो हमेशा सेफ करना चाहते थे. रही बात पर्सनली मेरे बैकग्राउंड की, तो आई एम फ्रॉम द फैमिली वेयर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट टू प्रॉपर मील ऑन आवर प्लेट, फॉर माय फैमिली, फॉर माय पेरेंट्स. तो कल क्या खाना है तो उसके बारे में सोचना पड़ता था. इतने गरीब परिवार से था. और उस सिचुएशन में भी यू एक्चुअली विजन कि आपको बिजनेस करना है, इवन इन दैट सिचुएशन? नहीं, बिजनेस का उस समय बचपन में मेरे पास ध्यान नहीं था, लेकिन जैसा आपने बताया कि मेरे फादर जो है ट्रक ड्राइवर थे और बाद में वो डीटीसी भी करने लगे, तो मैंने उनको उस समय हर चीज के लिए संघर्ष करते हुए देखा था कि कल क्या खाना उसके लिए, या फिर किस तरीके से मतलब डेली लिविंग जीनी है, उस तरीके से संघर्ष करते हुए देखो. तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में अटक गई कि यार मुझे लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है. और उसका जो एक मंत्र होता है ना, आई कैन से कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. हार्ड वर्क के अलावा स्मार्ट वर्क पे भी मैं बहुत जोर देता हूँ कि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क होना चाहिए. दूसरा ये कि रिस्क लेने का मेरे अंदर शुरू से ही वो था कि मैं हमेशा ये चैलेंज को एक चैलेंज की तरह लिया करता था. मेरा मानना ये है कि लाइफ में देखो, आदमी को एक छोटा सा घर और कुछ ब्रेड एंड बटर के लिए अपनी काफी मतलब कुछ भी कर सकता है वो. जैसे कि अगर कोई ग्रोसरी की शॉप में खोलता हूँ
तो उससे भी मेरी ब्रेड एंड बटर चल सकती है। तो व्हाई नॉट कि मैं एक रिस्क लूं और कुछ आगे बढ़ने की चाह जो थी, रिस्क लेने की और अपने सपने पूरे करने की, तो वहां से मुझे अपने पेरेंट्स से सीखने को मिली। लेकिन जगदीश जी, उस सिचुएशन में जैसे आपने कहा कि रिस्क लेने का आपने हमेशा एक चैलेंज को चैलेंज की तरह देखा है, आई वुड से कि हमारी जैसी जो फैमिलीज होती है ना, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रेटा, जो हमारा स्ट्रेटा है, इसमें क्या मेजर जो चीज होती है, जैसे आपने बहुत यू राइटली पॉइंटेड आउट कि पैसा बहुत चाहिए। अब मैं रिस्क ले लूं और पैसा का इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और फिर उसका so many people and especially so many young people I have seen कि उनका कितना तो जिंदगी, या तो देखो एजुकेशन लोन उतारने में चला जाता है उनका, या फिर उन्होंने बिजनेस के लिए कहीं से कैपिटल लिया है और फिर डेट बढ़ गया है क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एंड देन देयर होल लाइफ गोज इनटू रीपेइंग दैट। वो जो एक फैक्टर होता है ना, जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको बहुत डाउट करने पे मजबूर कर देती है कि क्या ये मेरे लिए एक सही स्टेप है, मैं कर पाऊंगा, आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो। उस सिचुएशन में हाउ डू यू फंक्शन, लाइक क्या माइंडसेट होता है आपका, आप कैसे अपने आप में वो एक विल पावर जगाते हो कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, अगर मेरा पैसा बर्बाद भी हो गया तब भी I'll go ahead and do it, like especially because I'm talking about specifically about our background, जो business families से हैं, they are used to it, but for us it's a big deal, so how do you manage that? नताशा देखिए, मेरे बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि आपको किसी भी बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छा आइडिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस आइडिया को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे लेके जाते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए पैसा चाहिए। और वही आइडिया आपको उस पैसे को अर्न करने के तरीके भी बताता है, रेदर देन कि मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक पेन बनाना चाहता हूँ। उस पेन के लिए मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है कि पेन में स्प्रिंग होनी चाहिए और रबर होनी चाहिए, कोई बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अब अगर इस पेन को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? या तो मैं बिजनेस लोन लेता हूँ या कुछ और सोर्स ऑफ इनकम देखता हूँ कि जहाँ से मुझे पैसे मिल सकते हैं। और उसके बाद में एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस आइडिया को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में डिस्कस कीजिए जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सके, उसको आप बिजनेस में अपना पार्टनर बनाइए। अगर वो आपके साथ में सही विजन, उसका भी विजन आपके साथ मैच करना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि रिस्क फैक्टर होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस हो, अगर उस बिजनेस के अंदर 10% लक काम करता है, 90% आपका हार्डवर्क विजन काम करता है। इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज, रूट नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि आपका इस प्रोडक्ट के साथ में कहाँ विजन, क्या विजन है, कहाँ तक आपको पहुंचना है, व्हाट एग्जैक्टली वांट्स टू अचीव, और उसको कैसे पूरा करना है। तो इन तीनों चारों बातों का आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे इसको यहाँ लेके जाना है और मैं इस तरीके से जा सकता हूँ, और ये मेरी मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें फॉलो करनी है, तो आप सक्सेस हो जाते हो। हाँ, कोविड जैसे टाइम में तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी बिजनेस इफेक्ट किए, तो हॉस्पिटैलिटी तो सेकंड मोस्ट इंडस्ट्री है। तो मेरा ये मानना है कि बिजनेस करने के लिए आपके पास में एक तो एटीट्यूड, आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, मानता हूँ। लेकिन दूसरा, रूट नॉलेज होनी चाहिए, विजन आपका होना चाहिए, उस विजन को अचीव कैसे करना, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो आप सक्सेस हो जाते हो। मैंने अधिकतर देखा बिजनेस फेलियर्स क्यों होते हैं, रीजन क्या होता है कि हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता, तो हम कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, क्या करना चाहते हैं वो चीज नहीं, सब बोल देते हैं मुझे ये करना है, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी इतनी भी बन जाए, कैसे बने ये मालूम नहीं। और तो ये मेरे प्लान लिए नहीं है, एक बहुत स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट नहीं है है। टेक्निकली। हाँ, ये सारी चीजें। ओके, सो जब आपने अपना आईएचएम का कोर्स कंप्लीट किया, आई हर्ड कि आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक था आपके पास 45,000 पर मंथ का सैलरी व्हिच वाज इवन क्लोजर टू योर हाउस, और दूसरा ऑप्शन था आपके पास कुछ 3,000 का नौकरी जो आपके घर से भी बहुत दूर था। कोई बट भी सो वेल डन। कोई भी सेंसिबल एडवाइस होगी ना, कोई भी प्रैक्टिकल आदमी होगा, जगदीश जी, वो यही कहेगा, अरे मतलब स्टार्टिंग में 45,000 डेफिनेटली, मतलब लेट्स जंप इन इट। बट उस टाइम पे दो सवाल है मेरे इससे रिलेटेड। एक तो कि आपने, क्योंकि जब हम नौकरी शुरू कर रहे होते हैं, हमें अच्छे से ये भी नहीं पता होता कि कौन सा रूट है जिससे मैं ज्यादा जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। उस राइट। सिचुएशन में आपने ये तक भाप लिया कि मेरे लिए ये 45,000 का नौकरी ठीक नहीं है, यहाँ मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और आपने you rejected it and you actually went for the 3,001. So first question is that how did you know
उस टाइम पे व्हेन यू फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज कि यार ये मुझे सर्व नहीं करने वाला, सो आई शुड नॉट बी वर्किंग इन दिस? हाउ, क्या पैरामीटर्स थे आपके? Okay, I was not from a family which is well cushioned financially. I mean financially well sound. तो मैंने तो गरीबी में ही धक्के खा के सारी चीजें सीखी है ऑन ग्राउंड लेवल पे। तो मेरा आईएचएम तक का सफर, आईएचएम की तो कहानी स्टार्ट होती है आईएचएम के बाद, लेकिन आईएचएम तक का सफर में मैंने काफी स्ट्रगल किया है। मैंने पार्ट टाइम रिस्ट वॉच भी बेची है, डोर टू डोर मैंने जो आपकी कोला की बोतलें होती है उसको भी साफ किया है। तो मैंने बहुत सारे काम किए। तो ग्राउंड लेवल पे मुझे ये इतना पता चल गया था कि कहीं पर भी आपको कुछ अचीव करना, तो मेरे लिए हमेशा जो मेरा फोकस रहता था, मेरा कैरियर रहता था रेदर देन मनी। क्योंकि मेरा मानना था कि आप कैरियर ग्रोथ के लिए सोचिए, पैसा तो बाद में अपने आप आ जाएगा। और अगर आप आज की डेट में पैसों के लिए भागता हो तो फिर कैरियर हाथ नहीं लगेगा। रही बात मेरी 45,000 की जॉब की और 3400 की जॉब की। देखिए 45,000 की जो जॉब थी मेरी, वो पीवीआर के अंदर थी और मुझको केवल टिकटिंग वगैरह सारी मैनेज करनी थी। ये देखना था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज कंट्रोल करनी थी। उसके आगे क्या ग्रोथ थी, कुछ भी नहीं थी। क्योंकि मैं आई वाज नॉट द पर्सन जो कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करता है। हम एक लेवल पर रिपोर्ट करते हैं। उस समय जो पीवीआर वगैरह ये जब ये सारी चीजें बहुत नई थी उस समय। तो जो 3400 की जॉब थी उसमें मैं कस्टमर्स के साथ में इंटरेक्ट हुआ करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर आया करते थे और बड़े बड़े लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो अपॉर्चुनिटी जो है मुझे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स मेरे बनाकर देगी, और अगर अच्छा काम करता हो तो एक अच्छी ग्रोथ भी है। तो मैंने वही 45,000 की सैलरी को ध्यान ना देते हुए 3400 की सैलरी में ही मैं खुश था, और उसी की वजह से मैं काफी कुछ मिला भी, काफी अचीव भी किया। लेकिन जगदीश जी, फिर भी उस टाइम पे स्पेशली जब हम, मतलब आई एम श्योर कि आप अपने 20s की बात कर रहे हैं, राइट? उस टाइम पे लालच तो आ ही जाता है कैसे न कैसे करके कि अरे, आई मीन इट्स सच अ बिग अमाउंट, कि वो हिम्मत, वो हौसला कहाँ से लेके आए कि नहीं, मतलब मुझे लगता है उस चीज के लिए एक तो आपको अपने विजन के बारे में बहुत ही कन्विंस्ड होना पड़ता है कि यही करना है और यही जाना है, और ये इट्स नॉट गोइंग टू सर्व मी, मतलब दैट वाज अ डिस्ट्रैक्शन बट यू डिडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड इट वाज अ गुड मनी। तो बिकॉज मैंने देखा है आजकल बहुत सारे यूथ को, स्पेशली व्हाई आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन इज कि मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करती हूँ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ कोच, और बहुत सारे यूथ से मैंने ये रियलाइज किया है कि वो एक ऐसी नौकरी में जरूर काम कर रहे हैं जो उनको इट गिव्स देम अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कि उनका वर्ल्ड ट्रैवल हो जाता है, बट सबके ना आफ्टर प्लान्स होते हैं कि अरे आई जस्ट वांट टू वर्क फॉर दीस मेनी इयर्स एंड देन आई विल रिटायर, एंड आई एम लाइक बट व्हाई आर यू वेटिंग, व्हाट इज Why are स्टॉपिंग we यू? doing? एग्जैक्टली। तो Exactly. वो जो एक खेल जाने वाला जज्बा है ना, जो मतलब आप में है और बहुत लोगों में नहीं होता है, कि दे वांट टू सेफ प्ले, कि पहले मैं जॉब कर लूं, इतना कमा लूं, उसके बाद फिर मैं अपना बिजनेस देखूंगा। वो इतनी कम उम्र में आप में कहाँ से इतना करेज कहाँ से लेके आया? देखिए मेरे लिए कॉलेज में जाना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ना तो कॉलेज की फीस के पैसे थे, ना परिवार में सबसे बड़ी चीज जो मैं लैक करता था वो थी गाइडेंस। मेरे पेरेंट्स को ही नहीं पता था कि यार 10th के बाद में अगर आप साइंस लेते हो तो इससे डॉक्टर बन सकते हो, या कॉमर्स लेते हो तो इससे अकाउंटेंट या सीए बन सकते हो। तो वो चीज इनफैक्ट मुझे भी गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी खली वहां पर। लेकिन मेरे एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी है कि मुझे जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ। अगर आपसे भी मुझे आज कुछ सीखने को मिलेगा, मैं दिमाग में बैठा लूंगा कि आई नताशा बी से मुझे वेरी क्या ऑनर्ड इफ सीखने दैट को मिला। हैपेंस। तो वो चीज मैं कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और रही रिस्क फैक्टर वाली बात की कम उम्र, यस कॉलेज ही पास किया था और उसके बाद में 45 और 34 की कंपैरिजन करना, उससे बड़ा तो मैच्योर लेवल पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक व्यक्ति जो 12 साल से न्यूजीलैंड में है, ग्रीन कार्ड है, बिजनेस है, सेटल है, आई नो, फैमिली सब कुछ है, उसके बाद में सब सब कुछ कुछ छोड़ एकदम के। से रैप अप करना और फिर टेबल पे चाय बेचना इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा बहुत, मतलब स्टेक्स चैलेंज आर रहा वेरी है। हाई यार। बस ये उसमें दोनों में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस था। वो मैं उस समय थोड़ा आई वाज क्वाइट यंग और इसमें थोड़ा सा मैच्योर एक डिसीजन था। लेकिन देखिए जब तक आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इन छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरा ग्रीन कार्ड छोड़ना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, या मेरी 45,000 की सैलरी छोड़ना है बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उस फैमिली से हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ था ही नहीं।
तो जब कुछ था ही नहीं, इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज, तो आप खेलते क्यों नहीं, आप आगे बढ़ते क्यों नहीं? मेरी तो सोच वो है। अगर जीवन में कुछ नहीं कर सकूंगा तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान खोल के ब्रेड एंड बटर के लिए तो इतना तो कमा ही लूंगा। तो ये लाइफ मिली है, तो इसमें बड़े बड़े मैं ये नहीं कहता कि रिस्क लो, मैं कहता हूँ कि रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए। अब जिस इंडस्ट्री के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ चाय बेचने के लिए, जो काम मैं वहां पर 1 साल में कमाता या 1 साल में आगे बढ़ पाता, वो काम मैं यहाँ पर 15 दिन में कर सकता हूँ। लेकिन उस स्टेज को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपके 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 नताशा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आपको और मेरा इंटरव्यू शायद 15 दिन बाद में होता, तो मैं आपको डिस्क्लोज कर देता अभी कि मैं इंडिया का मोस्ट फेमस चाय वाला हूँ आफ्टर मोदी जी, और मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया है कि जो कि इंडिया में अभी तक किसी ने भी नहीं किया, क्या मतलब वो बहुत आपके बड़ी लेवल पे। चाय के प्रोडक्ट से रिलेटेड है? मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं वो इससे चाय, कंफ्यूज हुई। नहीं नहीं, वो चाय के प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है, लेकिन कुछ और भी बहुत बड़ी चीज है हाँ, कि हर घर में मुझे लोग जान जाएंगे। और ये शायद इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। जो अभी मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको डिस्क्लोज जरूर करूंगा वो चीज को। डेफिनेटली हम तो दोबारा इंटरव्यू करेंगे, डेफिनेटली। डेफिनेटली इफ यू विश। तो बहुत मतलब काफी कुछ अचीव कर लिया है, जो सोच के आया था, और काफी कुछ अचीव करना भी बाकी है। जिस इंडस्ट्री को मैंने अपना बनाया, वो मोदी जी को देख के नहीं बनाया कि मोदी जी को सब चाय वाला बोलते तो मैं चाय बेचना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने आज तक एक चीज देखी कि हजारों चाय वाले पैदा हो गए अचानक पिछले 5 साल में। हाँ, लेकिन उन that's right. उन हजारों में से टू बी वेरी ऑनेस्ट कि शायद 1% भी ऐसे नहीं होंगे जो चाय के बारे में जानते होंगे। दे ऑल नो इज अदरक डाल दी तो ये फ्लेवर हो गया। बट इस इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, क्या इनोवेशन हो सकता है, उनको कुछ नहीं पता ना। उनको उनकी नॉलेज है। आज वो एक कैफे चला रहे हैं। किसी हद तक हो सकता है वो सक्सेस भी हो जाए, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो इसका होने वाला है वो यही कि आपको देखिए, नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और वो चीजें आपको जब पता चलती है जब आपको उस चीज की नॉलेज हो Knowledge होता कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कहाँ कहाँ पर है, पोटेंशियल कौन सी पोटेंशियल मार्केट है, इस तरह के। तो नताशा जी, चैलेंजेस तो मैं देखिए और रिस्क तो मैं लेता ही आया हूँ और लेता रहूंगा। ये भी हो सकता है कि 60 साल बाद में साबुन बेचना शुरू कर दूं। है। मतलब आपको यू सब नेवर नो। आप सब करना चाहते हैं कि एक ही लाइफ मिली है जहां जहां जो जो चीजें मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, व्हाई नॉट? एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट अप्रोच। आपके पास, अगर आपके पास वो टैलेंट है, मुझे लगता है वो हर जगह निखरना चाहिए, फॉर श्योर। देखिए, जहाँ हो सकेगा, जिस चीज़ में मुझे नॉलेज है, क्योंकि चाय के बारे में तो काफ़ी मैंने स्टडी की है। आईटीआई में चाय का सब्जेक्ट हुआ करते थे, और मल्टी क्यूजीन्स हुआ करती थी। तो सब R&D करते हैं मल्टी क्यूजीन पे। मैंने चाय को पे अपनी रिसर्च वगैरह करी, चाय को अपना इंडस्ट्री बनाई। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है आगे। डेफिनेटली। सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि कौन से पैरामीटर्स आपने देखे कि आपने वो जॉब छोड़ दिया 45,000 का, तो उससे एक और क्वेश्चन है मेरा कि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं होता, आप भी कंपनी का इंटरव्यू लेते हो। लेकिन हमारे यहाँ ना इंटरव्यू को इतना एग्जैजरेट कर दिया जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसको लगता है कि मतलब मेरी ही क्लास लेनी है। आई एम नॉट इन अ नहीं नहीं, स्टेट टू आस्क एनीवन। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव कि कोई भी जॉब सिलेक्ट करते हुए या कोई भी इंटरव्यू में बैठते टाइम ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो एक पोटेंशियल एम्प्लॉय को देखने चाहिए या पूछने चाहिए? वो क्या सवाल है, वो क्या पैरामीटर्स है दैट वन शुड टेक केयर ऑफ? देखिए, आप जब किसी पोजीशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको वो उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि वो कितनी वेल एस्टेब्लिश है। राइट। अगर वो नहीं है, तो जो उसके जो ऑनर है वो किस विजन पे काम कर रहे हैं, उनकी कितनी अच्छी नॉलेज है, उनको उस इंडस्ट्री का अच्छी मतलब नॉलेज है या नहीं है, किस विजन के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या उनका विजन है, वो चीजें। बात आपकी अपनी पोजीशन की कि आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर मुझे इस पोजीशन के साथ क्या ग्रोथ मिल सकती है। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आज की टाइम पे हार्ड वर्क इज नॉट इनफ, कि आप मेहनत करे जा रहे हो, मेहनत से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेहनत से मिलने वाला। आपको हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए मैं
टी शर्ट पहन के बैठा हूँ घर में इस समय, सही है, और मुझे पता है कि 2 मिनट में नताशा इंटरव्यू लेने वाली है, तो एकदम से मैंने टी शर्ट उतारी और शर्ट पहन ली। तो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहाँ पर किस तरीके से जाना है। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क मत कीजिए। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है और मिलता कुछ नहीं है। हार्ड वर्क कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के के साथ। तरीके से। राइट। हाँ, और ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए अपनी जॉब के लिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेन चीज़ देखिए, एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो भी जॉब करता है, उसमें ना एक कहीं न कहीं उसके दिमाग में होता है कि 9 टू 5, कि 5 बज गए मुझे भागना है। क्योंकि वो उस जॉब को एक मजबूरी की तरह लेता है, या 5 बजे तक मुझे काम करना है, वो इस तरीके से लेता है कि मुझे इस काम को सीखना है, और जितना ज़्यादा मैं इसमें ट्रेंड हो जाऊँगा, मेरी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। जब ये चीज़ अगर इंडिविजुअल के दिमाग में आ गई कि जितनी ज़्यादा मैं स्किल्स इसके अंदर अपनी इम्प्रूव कर सकता हूँ, एक्सपर्टाइज़ बढ़ा सकता हूँ, उतनी ज़्यादा मेरी डिमांड होगी मार्केट में, तो वो 5 बजे का वेट नहीं करेगा। वो अपने काम खत्म होने का वेट करेगा कि अगर 4 बजे भी खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। या 7 बजे खत्म होगा, वो चला जाएगा। 4 बजे ही आदमी काम खत्म कर सकता है जो स्मार्ट तरीके से काम करेगा, और 9 बजे तक उसका काम खत्म नहीं होगा जो हार्ड वर्क करेगा। सिंपल। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि अगर अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो पूरे दिन में, और अगर आप हर थोड़ी देर बाद आपको ब्रेक नहीं चाहिए, और आप सिंसियरली पूरे फोकस के साथ काम करो, तो आप एक्चुअली काम जल्दी खत्म कर सकते हो। मुझे लगता है लोग ही घर नहीं जाना चाहते, इसलिए देर देर तक रात में काम करते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जगदीश जी, आपका मैंने एक और चीज सुनी थी कि जहाँ आप काम करते थे वो 3400 वाला जॉब में, तो आपके जो बॉस थे वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट गए थे, और उन्होंने आपको वहां से फोन करके ही ऑफर्ड यू दिस जॉब, एंड दैट्स हाउ यू गॉट इनटू मिडिल ईस्ट, और फिर वहां से आप न्यूजीलैंड गए और पूरा जर्नी रहा है। बट हुँ। अगर ये जो रिस्क आपने लिया था, अगर ये ऐसे प्ले आउट नहीं होता, या ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आता, डिड यू हैव अ प्लान बी? एंड डू यू थिंक कि हम लोगों को अपने पास एक प्लान बी रखना चाहिए? मेरे पास प्लान ए भी था, प्लान बी भी था। आज मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बताता हूँ। हाँ जी। और देखिए, जब मुझको रिकमेंड किया गया था आईटीसी में, और मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो थे आईटीसी के, मिस्टर टीके मूर्ति, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, वो उस प्रॉपर्टी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और मुझको जिसने भेजा था वो मेरे काम से बहुत खुश था, और उसने मुझे केवल एक बात बोली थी कि जगदीश, अगर तूने इनको खुश कर दिया तो ये तेरी लाइफ बना देंगे। मुझे बाकी कोई कुछ और बात याद नहीं थी। तो मैं गया वहाँ पर, और मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होती थी वो मॉर्निंग 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक शिफ्ट थी। तो 2-3 दिन तो मैंने कंटिन्यू इस तरीके से काम किया, और उसके बाद में फिर मैं उनके रूम में चला गया ये बोल के कि सर, मुझे बाकी के डिपार्टमेंट जैसे कि बार में भी काम करना है, काम सीखने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। मुझे पता था कि मुझे इसको खुश करना है, और खुश मैं इसको बटरिंग करके नहीं कर सकता था, इसको खुश कर काम सकता था कर। अपने काम को दिखाकर। राइट। और उससे मुझे 2 फ़ायदे होते, एक तो दूसरी डिपार्टमेंट में काम करके मेरे हाथ में वो टैलेंट आता, वो चीज़ मैं सीख जाता, मेरी डिमांड और बढ़ती। दूसरा ये कि मैं उसकी नज़र में आता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, और वैसा ही हुआ। तो मेरा जो प्लान बी था, वो प्लान बी तो ये था कि किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली अप्रोच करके मुझे बाहर निकलना है। तो क्योंकि वो काफ़ी मतलब काफ़ी उनको पास इंटरनेशनल एक्सपोज़र था। तो फाइनली क्या हुआ कि अब सुबह 6 बजे से 5 बजे तक काम किया करता था। फिर उनकी जब परमिशन मिली तो उन्होंने कहा कि विदाउट पे, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट आप कर सकते हो। तो 1 घंटे का ब्रेक लेता, और फिर रात को 12 बजे तक दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता। तो ये सिलसिला जो है चलता रहा काफ़ी टाइम तक। उस हिसाब से जब वो इम्प्रेस हुए तो पहले उन्होंने फिर मुझे कैब देनी शुरू कर दी कि रात को 12 बजे तो अपने उससे ही कैब मुझे छोड़ते थे। उसके बाद में होटल इंडस्ट्री में क्या होता है कि मील होती है, देयर इज़ अ टाइमिंग कि आपको 12 से 2 लंच मिलेगा, शाम को 6 बजे चाय मिलेगी, फिर रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो मिलेगा। अब मैं 12 बजे काम खत्म करता था तो वो मेरा हाथ पकड़ के किचन में ले गए, और जो वहाँ पर सू शेफ था उससे बोला उन्होंने कि जब ये काम खत्म करेगा इसको कुछ भी चाहिए तो वो दे देना, बिना कोई क्वेश्चन के। तो मैं समझ गया था मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटा-सा झटका कब लगा था कि एक दिन अचानक आए और उन्होंने कहा कि जगदीश, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, और
मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं मेरे दिमाग में आया यार इतनी मेहनत करना बेकार रहा क्योंकि ये रिज़ाइन करके चले गए, हाँ, अब कहाँ गए कुछ मैंने कहा एनीवे कोई बात नहीं। हाँ, तो ही रिज़ाइन फ्रॉम हियर, ही वेंट टू मिडल ईस्ट। तो फिर एक दिन अचानक से मेरे पास में वहाँ से कॉल आता है कि क्या कर रहा है? मैंने कहा सर शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। कहता है एक काम कर रिज़ाइन दे दे। मैंने कहा सर रिज़ाइन? कहते हैं हाँ मैं तेरे लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इन बिटवीन क्या हुआ था कि मेरे एक सीनियर ने मेरा सारी डिटेल्स वगैरह ले ली थी, पासपोर्ट की कॉपी वगैरह सब ये ले ली थी उसने। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने माँगी है। तो ऑन अराइवल वहाँ पर वीज़ा मिलता है मिडल ईस्ट में। तो उन्होंने कहा रिज़ाइन कर दे। मैंने कहा सर रिज़ाइन तो नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी जॉब नहीं है। बाकी जैसे ही मिलेगी तो मैं बता दूँगा। उन्होंने कहा तेरा वीज़ा लग गया है और तू अपना वीज़ा देख ले और रिज़ाइन कर दे। फिर भी मैंने उनसे 1 महीने का टाइम लिया क्योंकि देखिए कहीं पर भी आप काम करते हैं तो आपको एक रिलेशन अच्छे बनाने बहुत ज़रूरी है। राइट, ठीक है? आप नई चीज़ के लिए पुरानी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा सर 4 वीक्स का नोटिस जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है, मैं वो नोटिस दे के फिर आपको जॉइन कर सकता हूँ अगले दिन ही, कोई इश्यू नहीं है। तो ही रियली एप्रिशिएट उन्होंने टाइम दिया और फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके मैं मिडल ईस्ट पहुँच गया। अब देखिए मिडल ईस्ट मेरा एम नहीं था। मेरा एम था वेस्टर्न कंट्री में पहुँचना। और जब मैंने वहाँ पर मैं पहुँचा, वहाँ पर मुझे प्रमोशन भी मिली और मुझे इंक्रीमेंट भी मिला। लेकिन एक मेरा रूम हुआ करता था, मेरे रूम के अंदर कोई पोस्टर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करता। स्टडी के जो पोस्टर्स होते थे, जब कॉलेज टाइम में किया करते थे हम डिटेल में, तो वो ये सोच के मैं लिखा करता था और पूरी दीवारों में मैंने वो चिपका दी थी कि यार कभी कहीं से कहीं कॉल आया और मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं फ़ोन पे बात करते-करते सामने देख के मैं आंसर दे सकता हूँ, कि अच्छा ये पॉइंट था। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने 2 साल मेहनत करी और करीबन कुछ नहीं तो कम से कम भी शायद 8-10 हज़ार होटल से ज़्यादा मैंने अप्लाई कर दिया था वहाँ बैठे-बैठे। तो इतना ज़्यादा पैशनेट था मैं कि मुझे जाना है। फिर सडनली वहाँ से एक दिन कॉल आ गया गेविन स्नोबॉल जो कि एशबर्टन में होटल एशबर्टन में जीएम थे। वहाँ से उनको कॉल आया, कुछ इंटरव्यू चला हाफ एन आवर, फिर दूसरी बार इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, वो भी हुआ। फिर फाइनली फिर उन्होंने लेटर्स वगैरह भेजा, यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया, फिर उसके वीज़ा के टाइम पे इंटरव्यू हुआ, वो भी क्लियर हुआ, देन फाइनली आई वेंट टू न्यूज़ीलैंड। तो चीज़ें स्मार्ट तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आप काम अपना करवा सकते हैं। अब मैं वहीं पर अगर हार्ड वर्क करता रहता हम्म, कि वहाँ मान लीजिए मैंने वो जॉब करी उसके बाद मैं कहीं और कुछ और कर रहा हूँ तो मैं शायद कुछ कर ही नहीं पाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता। और जो चीज़ मैंने आपको बताया जिससे मुझे कुछ भी सीखने को मिलता है, मैं सीख लेता हूँ अपने आप बिना उसको बताए कि आपसे मुझे ये सीखने को मिल गया। चुपके चुपके एकदम सामने वाले को खबर भी नहीं पड़ती। नाइस। तो अ, आपने ये पॉइंट इनफैक्ट स्टार्ट में ही बताया कि कैसे आपने न्यूजीलैंड में भी आप अच्छे से सेटल थे, ग्रीन कार्ड था, सब था, वो सब छोड़ के वापस से मतलब आपने फिर एक और रिस्क खेला। इट वाज लाइक अ 2.0 वर्जन ऑफ दैट एंड लाइक यू सेड कि हाँ स्टार्टिंग में जब आपने किया था स्टेक्स इतने हाई नहीं थे, मतलब दाव पे इतना कुछ लगा नहीं था, लेकिन अब जब हम आप वापस आए थे न्यूजीलैंड से सब कुछ डिजाइन करके सब कुछ छोड़ के वापस इंडिया, तो बहुत कुछ था ऑन स्टेक, राइट? तो टू डू दैट वन मोर टाइम एंड दैट टू विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं था आपके ऊपर कि अगर मैं वापस से सब रिकवर नहीं कर पाया या कुछ हो, मतलब कुछ खोने का गम नहीं था आपको? हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट वंस मोर विद देखिए सच हाई स्टेक्स? मेरे सामने 24 आवर्स मेरा काम रहता है, मेरा पैशन रहता है कि किस तरीके से मुझे क्या करना है और कुछ खोने वाली बात तो कभी है ही नहीं क्योंकि मेरे आगे एक ही ऑप्शन है ग्रोसरी की दुकान। तो वो तो कभी भी हो सकती है, तो कुछ राइट, खोने से मैं राइट, डरता नहीं कभी और हमेशा पाने की सोचता हूँ कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था यहाँ पर तो मैंने नागपुर चुना। नागपुर में मैं जो आईटी हब हुआ करते थे, जितने भी मतलब आईटी कंपनीज़ थी, उनको पर्सनली वॉक इन अप्रोच किया करता था। लेकिन जब किसी ने मेरा एक्सपीरियंस ना देखते हुए कि एक्सपीरियंस है ग्लोबलाइज़ और ये चाय के लिए बोलने के लिए आया है, तो एक बार देख लो या वो कर दो, तो किसी ने कोई एंटरटेन नहीं किया। तब फाइनली मैंने मन बनाया, मैंने कहा ठीक है, मैं अगर एट द एंड मुझे मेरे जो कस्टमर्स है वो उनके एम्प्लॉई है, वो कंपनी नहीं है। राइट, तो अगर एम्प्लॉइज़ को मैं टारगेट करता हूँ,
तो मैं कहीं ना कहीं अचीव हो सकता हूँ। वही काम मैंने किया कि मैंने वहीं पर एक टेबल और कुछ बर्तन वगैरह अरेंज करके वहाँ पर सुबह और शाम, मुझे पता था, देखिए मैंने जो वो जगह चूज करी, मैंने वो जगह चूज करी, वहाँ पर क्या है कि एक ही एंट्रेंस है निकलने का, जहाँ से मेजोरिटी निकलती है, और उनकी कुछ बस वगैरह भी जहाँ रुकती है, तो मुझे पता था कि ये सब सुबह यहीं से जाते हैं और शाम को यहीं पर आते हैं, यहीं उतरते हैं। सही है। तो मैंने कोई और लोकेशन नहीं, मुझे टारगेट उनके एम्प्लॉयज को करना था, तो मैंने उसी लोकेशन को अपना बेस बना लिया और मैंने चाय वगैरह बेचने स्टार्ट कर दी। तो जब उनको चाय की वैरायटी पसंद करी, उनको लगा यार किसी पढ़े लिखे बंदे से वो बात कर रहे हैं, कोई चाय वाला मतलब ऐसा भी ढंग से बात कर रहा हूँ, हिंदी में करनी हिंदी में कर लो, पंजाबी पंजाबी या इंग्लिश इंग्लिश जैसे भी है। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद में जब वो मतलब एक तरह से यूज्ड टू हो गए टेस्ट के, तो फिर मैंने वो बोर्ड लगाया था एनआरआई चाय वाला। मुझे पता था एनआरआई जो ये बहुत कैची नेम है एनआरआई चाय वाला, और अ, कहीं न कहीं इसका मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। सेम चीज़ हुई, दे गॉट वेरी क्यूरियस कि क्या कहानी है इसके पीछे। जब कहानी उनको मालूम चली, कुछ ने मज़ाक भी बनाया और कुछ ने मुझे प्रेज़ भी किया, काफ़ी अच्छा एप्रिशिएट किया। और लेकिन ये था कि ड्यूरिंग दैट टाइम कि वो इतने, उनको मेरे फ्लेवर्स और इतनी वैरायटी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने जो एडमिन हेड थे उनको जाके अप्रोच करना शुरू कर दिया कि सर इतनी बड़ी कंपनी है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, चाय तक ढंग की नहीं मिलती, आप उसको बुलाओ तो देखो तो सही। मैं इनडायरेक्टली वो पीछे पड़ गए, तो फाइनली ही केम और उसने मुझे इनवाइट करा कि यार अंदर ही आके बेच ले। तो वहां से मतलब मेरा टारगेट हो गया कि जिसको मुझे टारगेट करना था। आपको देखिए, आप को जरूरी नहीं है कि आपको अगर कुछ अचीव करना हो तो आप डायरेक्टली किसी को अप्रोच करें। आपको इनडायरेक्ट तरीका भी उसका मालूम होना चाहिए, लेकिन राइट वे में, मेहनत के तरीके से। ये नहीं कि किसी को आप ब्राइब देके अपने काम निकलवाओ, लेकिन राइट तरीके से। तो जगदीश जी, लेकिन उस स्टेज पे जब किसी ने इतना सब कुछ अचीव कर रखा हो और इतना अपने आप के लिए इतना कुछ बिल्डअप कर रखा हो, वो सब छोड़ के वापस से स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, आई वुड से एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि जब आप आए थे आप एक्चुअली खुद का एक कैफे खोल सकते थे आप, बट यू डिडंट चूज दैट, यू एक्चुअली प्रेफर्ड कि मैं एक कॉर्पोरेट के बाहर मैं अपना खुद का एक टी स्टॉल लगाऊंगा, राइट? तो इतना कुछ अचीव करने के बाद काफी लोग ना बहुत स्टक अप हो जाते हैं, काफी लोगों की ईगो पे भी बात आ जाती है कि अरे बट मैंने तो इतना सब कुछ अचीव किया है, नो मैं, मेरे ये क्रेडेंशियल्स हैं। आप कहीं वो स्टक अप नहीं हुए, कहीं आपको कुछ ये नहीं लगा कि यार मैं न्यूजीलैंड में काम करता था, मतलब मेरे पास ग्रीन कार्ड था, मैं कहाँ यहाँ पे कॉर्पोरेट के बाहर एक स्टॉल लगा के चाय बेच रहा हूँ, वो फीलिंग कभी आपको नहीं आई? देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ना आदमी को जज उसके प्रोफेशन के हिसाब से किया जाता है। अगर उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो बहुत बड़ी बात सडनली हो हाँ, गई। एक्चुअली हाँ, इंजीनियर लगा है, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मुझे प्राउड फील होता है कि अगर आप मेरे से कहते हो कि क्या करते हैं आप, आम चाय वाला, तो मुझे ये प्राउड, इवन मैं तो इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि किसी तरह सरनेम चेंज करवा के चाय वाला ही रख लेता हूँ। तो मैं प्राउडली फील करता हूँ, आप मुझे कहीं पर भी बैठाइए, बड़ी से बड़ी जगह बैठाइए, छोटी से छोटी जगह, मैं चाय वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैं किस तरीके से आज जो आईटी वाले बंदे हैं वो जॉब कर रहे हैं मेरे पास में या कुछ। और जैसा आपने पहले बताया कि मैं चाहता तो अपना कैफे भी खोल लेता, अगर सपोज मैं वहां से आके अपना कैफे खोल लेता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, पहली चीज। दूसरी चीज कि मुझको मेरे कस्टमर जिससे मेरा बिजनेस चलना है, उनके इंडिविजुअल के टेस्ट के बारे में, उनकी सोच के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं एज ऑनर कैफे के अंदर कभी कभी जाता और बस मैनेज करता। लेकिन मैं क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर के बीच में पहुंच गया उनको सर्व करने के लिए, तो मुझे उनकी चॉइस और लाइक्स डिसलाइक्स का पता चल गया। और बिजनेस के सक्सेस होने में दो ही चीजें होती है, अगर कितना बड़ा आपका कस्टमर बेस है। तो जब ये चीजें मुझे धीरे धीरे पता चलनी शुरू हुई कि उनका टेस्ट क्या है, फिर मैंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। और आज की डेट में बहुत खुश हूँ कि जब मेरे कैफे 30-30 मिनट तक वेटिंग लगती है चाय पीने के लिए, तो कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और रही बात ये कि मैं वहां से वापस आके अपना कैफे खोल, देखिए बड़ी सिंपल, मैं चाहता हूँ कि वहां पर मैं करीबन मेरे पास में 25 से 28 एम्प्लॉयज थे
न्यूजीलैंड में। जो टैक्स दे रहा था वहाँ की गवर्नमेंट को दे रहा था, जो एम्प्लॉयमेंट थी वहाँ पर थी। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ ये सोच के कि अगले 5 साल में कम से कम भी 3000 से ऊपर एम्प्लॉयज मेरे पास में होंगे इस इंडस्ट्री को लेकर। और ये चीज़ मैं कहीं न कहीं बहुत ईज़ी है मेरे लिए करना, क्योंकि जिस चीज़ों को मैं चल रहा हूँ अभी तक बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और शायद लुकिंग फॉरवर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ 15 दिन बाद अगर इंटरव्यू लेते तो कुछ ऐसी चीज़ बताता तो आपको एहसास हो जाता, हाँ, जगदीश आपके 3000 के 5000 एम्प्लॉइज़ भी हो सकते हैं। तो उस सोच के साथ आगे चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूँ। और मेरा मानना है कि आपको कहीं न कहीं मोर देन बिज़नेसमैन मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो जितनी मेरे से कम्युनिटी के लिए हेल्प हो सकती है वो चीज़ हेल्प करता हूँ इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एज़ अ फूड हो गया, चाहे वो जॉब हो एज़ अ जॉब हो गया, चाहे वो ट्रेनिंग हो गई, उस तरीके से जितना मैं कर सकता हूँ। इसीलिए शायद मैंने अपने नंबर हर जगह छोड़े हुए हैं। मेरे पास में डायरेक्टली आधे-आधे घंटे कोई भी बात करना चाहता है, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं उन सब बात करता हूँ मैं उनके साथ में, जितनी भी हेल्प हो सकती है। राइट। तो अभी आपका आगे का क्या विजन है, मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू, या ये उसी का पार्ट है जो आप 15 दिन बाद रिवील करने वाले हैं? नहीं, नहीं, ये उसका पार्ट नहीं है। अभी आगे का ये है कि एनआरआई चाय वाले की फ्रेंचाइज़ी में पैन इंडिया में मैंने रिलीज़ करनी स्टार्ट कर दी है। इनफैक्ट जब आपसे बात हो रही थी उससे थोड़ी देर पहले मुझे एक मेरा बांके बिहारी जी मंदिर है वृंदावन में, उसके पास में एक आउटलेट ओपन होने जा रही है, जो कि पहली पहली एक छोटी आउटलेट है एनआरआई चाय वाले की। और भी बहुत सारी आउटलेट्स हैं, लेकिन जो कन्फर्मेशन जो सबसे पहले आ गया वो उनका आ गया, और आई एम ग्लैड कि कहीं अच्छी जगह से शुरुआत हो रही है। तो पैन इंडिया में कैफ़े अपने एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, और अपनी पोज़ीशनिंग को प्रीमियम आउटलेट्स, इकोनॉमी ब्रांड के रूप में अलग-अलग जगह मतलब इसको खोल रहा हूँ। दूसरा अपनी चाय पत्ती वगैरह मुझे लॉन्च करनी है। तो उस चीज़ पे भी काम मेरा चल रहा है। तो जैसे ही हो जाता है फिर और 3-4 प्लान है इस इंडस्ट्री को लेके, जो आगे अलग-अलग फ़ील्ड के अंदर, लेकिन इसी इंडस्ट्री में आगे इस बढ़ना है। इंडस्ट्री में। ओके। तो जगदीश जी, आपका उन सारे यूथ के लिए क्या मैसेज है जो स्पेशली अभी के टाइम पे, जो कि जैसे मैंने बोला कि अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ चीज उन्हें रोक लेती है, वो उनके पास बोल लीजिए या तो एक वो क्लैरिटी विजन नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो एक सस्टेनेबल इनकम जो हर महीने आती है आपके बैंक में आते हुए दिखती है, वो उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो व्हाट वुड यू से कि जैसे काफी लोग, और मेरा खुद का ये मानना है कि आप कोई भी चीज फुल टाइम नहीं कर सकते अगर आप उसमें हाफ टाइम देके उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी ताकि आप दूसरी चीज में पूरी तरीके से अपने आप को इमर्स कर सके, राइट? लेकिन एग्ज़ैक्टली। काफी सारे लोग सोचते हैं, वो सेफली करना चाहते हैं कि साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली मेरी जॉब चलती रहे, जब मेरा बिजनेस इस लायक हो जाएगा कि मैं जॉब छोड़ सकूं, तब मैं जॉब छोड़ के मेरा फुल अटेंशन वुड बी इन बिजनेस। बट आई थिंक दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर आप वाकई में पैशनेट हैं, देन आई थिंक लीव एवरीथिंग, या जैसे कहते हैं ना, बर्न योर बोट्स, ताकि आपके पास तैरने के अलावा और कोई, और आगे जाने के अलावा और कोई चॉइस ना बचे। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट इज योर मैसेज? नताशा जी, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जॉब के साथ में ये भी कर लेता हूँ, तो होता क्या है कि वो काम तो चलता ही नहीं है, उनकी जो अपनी जॉब है वो भी चली जाती है। रीज़न क्या होता है कि वो दोनों जगह पे पैर मारने की कोशिश करते हैं कि चलो पहले बिज़नेस को कर लेता हूँ। बिज़नेस जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, दूसरी चॉइस होती ही नहीं है। आपको एक ही चॉइस होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और जो लोग सोचते हैं कि जॉब के साथ कर ले, तो जॉब भी उनकी, क्योंकि जॉब में वो 100% अपना दे नहीं पाते। फिर वो रोज़ बॉस से गाली खाते अलग-अलग बातें हैं। सुनते हैं, फिर राइट। फाइनली फिर वो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, और उसका ब्लेम जो सारा बिज़नेस पे डाल देते हैं। बिज़नेस नहीं चलता, वो आगे नहीं बढ़ते। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि कभी न कभी उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है और वो इस वज़ह से नहीं कर पाते, यार मेरे पास में पैसा नहीं है, यार मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर यार मैं जॉब सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, या फिर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने मना कर दिया, या ये काम छोटा है या बड़ा है। जो मेन रीज़न है मैं आपको बताता हूँ, मेन रीज़न उनको रोकने का कुछ भी खुद है नहीं है, वो खुद है। right। वो हिम्मत नहीं कि है। उन्होंने अपने माइंड में घर एक बना लिया है कि मुझे कैसे कवर अप करना है अपने आप को। अगर मेरे से कोई पूछता है यार आप कुछ करते क्यों नहीं? यार मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, यार मुझे पैसा नहीं है। तो वो खुद है जो अपने आप को रोकते हैं, और मेरा मानना है जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको करना भी नहीं चाहिए। हम्म। करना भी नहीं चाहिए, उनको अपना 100% जॉब में ही देना चाहिए।
क्योंकि और बिजनेस रही में बात काफी बिजनेस की, रिस्क देखिए चाहिए। हाँ, बिजनेस के अंदर आपको 24/7 काम करना पड़ता है, और किसी भी स्टार्टअप में आप जाइए और आपको उस चीज के बारे में ना बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आप दूसरे से इन्फ्लुएंस होके मत करिए। मैंने देखा कि मेरे पास पता नहीं कितने कॉल आते हैं, जो स्टॉक पे किसी ने वीडियो देखा कि सर आपने आपका वीडियो देखा था, मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे भी चाय की दुकान खोलनी है। मैंने कहा क्यों खोलनी है? क्योंकि आप भी चाय की कोई दुकान चाय की दुकान खोल के मैं वो यार, आप थोड़ा ना हो सकते। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या यूएसपी है, क्या आपको चीजें दूसरे से अलग बनाती है। अगर आपको लगता है कि आप शर्ट बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज में कुछ ऐसी यूएसपी लेके आइए कि लोग आपके पीछे भागे, लोग आपको पहचाने। मुझे रितेश अग्रवाल नहीं बनना, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मुझे कोई और नहीं बनना। मैं जो हूँ वो मुझे बनना है। तो जो मोटिवेशनल वीडियोस देख के अपने कैरियर डिसाइड करते हैं, बिल्कुल मत करिए, आप सफल नहीं हो पाओगे। आप केवल उनकी स्टोरी सुनिए, उससे सीखिए कि इन्होंने क्या किया है, कि रिस्क लिया है, किस तरीके से इनकी सोच रही है, विजन रहा है। आपको उनके फील्ड में मत जाइए किसी भी तरीके से। तो ये आपके माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिसको भी स्टार्टअप करना है अपने अंदर सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर क्या यूएसपी है, क्या स्किल्स है, आप क्या बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आप दुनिया से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं। जब भी लोग आपके पीछे जाएंगे। मैं खुद इस चीज की बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ। मुझे खुद लगता है कि जब अगर वही होता है ना कि मुझे हमारा कल्चर और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है मल्टीटास्किंग ना हमारे लिए बैकफायर कर रहा है रादर देन हम लोगों को और निखारने में। आई थिंक जब आप सिंगल टास्किंग रहते हैं ना, जब आपका फोकस, एक तो आपका राइट। फोकस एक ही जगह रहता है और आप वो काम पूरा करते हैं। मल्टीटास्किंग में हर जगह आप बिल्कुल डाइवर्टेड रहते हो। तो मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग बिल्कुल। फैन ऑफ मल्टीटास्किंग। But anyway, coming to the last question of our session, I'm sure ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने आपसे बहुत बार पूछा होगा, स्पेशली कोविड टाइम्स में। बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से जॉब्स इफेक्ट हुई है, जिस तरीके से बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, इनफैक्ट मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि इसमें भी अगर लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्किल्स पे काम करिए, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? तो जिनकी जॉब चली एग्जैक्ट। गई है या जो इस टाइम पे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं इस मोमेंट पे, आप उनके बारे में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए नताशा जी, कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें जो हुई है, अच्छी भी हुई है, बुरी भी हुई है। और अच्छी ये हुई है कि हमको काफी हद तक डिसिप्लिन और चीजें, सबसे अच्छा है कि यू आर डूइंग नथिंग। आप कुछ कर ही नहीं सकते। सही है, सबसे अच्छी चीज ये है। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और सोचिए कि अब मुझे आगे क्या करना है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद में आगे क्या करना है। और जो सा इंटरव्यू की आप बात कर रहे हो, उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज और कहा था, कि देखिए कोविड के टाइम पे दो तरह के इंसान होते हैं, एक होता है मास्क पहनने वाले और एक मास्क बनाने वाले। यानी कि एक ने अपने आप को केवल ढक लिया, कवर कर लिया, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक ने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि यार मुझे बिजनेस कैसे करना है। तो आप वो सोचिए कि इतना अच्छा टाइम मिला है, उस पूरा प्लान कीजिए, चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब तो कोविड ऑलमोस्ट देखिए रहेगा तो काफी टाइम तक, लेकिन लाइफ जो है दोबारा रिसेटल हो रही है, नॉर्मल हो रही है। तो ये बहुत अच्छा टाइम मिला था चीजें करने का। मेरे भी रेस्टोरेंट थे, वो भी कोविड में बंद हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं भी अगर ये सोच के बैठ जाता कि अब क्या करना है, तो शायद कुछ हो ही नहीं पाता। तो पिछले 7 महीने में आपसे मेरा आज 124 इंटरेक्शन है, वाओ। और जिसमें योर स्टोरी जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ, केस स्टडी बन चुकी है। और दो चीजें बहुत अच्छी अच्छी होने वाली है, जो 15 दिन में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, जो किसी के साथ नहीं हुई आज तक। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो अ, उसी टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि कोविड के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक सोशल वर्कर भी था। ठीक है, मेरे कैफे बंद हो गए, लेकिन कोविड के टाइम पे काफी चीजें आपने देखा कि एक ट्रेंड सा बन चुका था कि लोग काफी परेशान थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके लिए जुनून से बन पाया कि फूड, इम्यूनिटी बूस्टर, चाय वगैरह मैं हर जगह पिलाया करता था। करीबन 3,500 से ज्यादा फैमिलीज को मैंने चाय या सिट्रस फ्रूट्स या फिर खाना वाना जो भी बन सका, वो सारी चीजें की।
डेली राइड्स हुए थे, उसके बाद में वहाँ पर भी मैं गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं करते रहता हूँ। मेरा नए एंटरप्रेन्योर से केवल 2 ही चीज़ें हैं जो मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप अपने अंदर देखिए कि क्या है, और जिस भी काम को आप करें तो उसको आप 100% दीजिए। उसके पास साथ में कोई अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैं जॉब कर रहा हूँ तो साथ में ये भी कर लेता हूँ। और अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, आप ठीक है, मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट की नॉलेज नहीं है, तो या तो आप नॉलेज लीजिए या फिर आप उस किसी भी बिज़नेस की फ्रैंचाइज़ी लीजिए। फ्रैंचाइज़ी लेने से पहले आप ये देखिए कि आपको जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ में ग्राउंड लेवल पे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? या केवल अपना एक फॉर्म वगैरह एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद में फिर तो भैया चला ले अपने आप। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पे वो आपके साथ में है या नहीं है, और किस विज़न पे वो काम करना चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि बस मेरे रैपिड ग्रोथ हो जाए, मेरे 70 आउटलेट खुल जाए एक के बाद एक, या वो ये चाहता है कि मेरे केवल 2 आउटलेट खुले, लेकिन वो ऐसे खुले कि वहाँ पर रश हो, वहाँ पर लोग आपको जानें। तो उस व्यक्ति के साथ में जुड़िए और नॉलेज लीजिए। जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप अपना भी कीजिए। तो एक्सक्यूज़, जिनको एक्सक्यूज़ देना है उनके पास में आप कुछ भी ले जाइए, उनके पास एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार रहता है, और जिनको काम करना है वो हर परिस्थिति में काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपने बहुत सही कहा। आपकी कभी कोई मेंटर रहे हैं या आपको लगता है कि एक मेंटर देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए? लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटर इन योर लाइफ? ओके। देखिए, मेरे मेंटोर जो भी रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक नहीं है, लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं मेरे मेंटोर। क्योंकि जिससे मुझे जो भी सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं, लैक ऑफ गाइडेंस। मैंने धीरे-धीरे करके इधर से वो सुना, वहाँ से वो सुना, कुछ मुझे सही लगा और मैंने फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब तो गूगल का ज़माना है, गूगल से बड़ा तो कोई बिज़नेस मेंटर हो ही नहीं सकता। लेकिन गूगल पे भी क्या सही है, क्या गलत है, उसकी आप आर-एन-डी कीजिए, उसके बाद में फिर आगे इम्प्लीमेंट कीजिए। अ, अभी फिलहाल 1-2 मेंटोर्स मेरे पास में आए थे कि आपके बिज़नेस मेंटर बनना चाहता हूँ, कि इनका भी स्टार्टअप है जगदीश एनआरआई चाय वाले का, उनका बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे केवल एक ही क्वेश्चन किया था, और मैंने उनको बताया था अगर आपने मेरे उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं आपके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगेगा काम करके। वो ये कि आप इतने सारे ब्रांड्स के साथ में हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ में आप काम कर रहे हैं, 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। आप मेरे बिज़नेस मेंटर क्यों बनना चाहते हैं? तो उनका जवाब था कि जगदीश, हमें ना आपकी कंपनी को उठाना है ऊपर, बढ़ाना है, ग्रोथ दिखानी है। तो वो मेरे बिज़नेस मेंटर बन ही नहीं सकते, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनके पास में मेरी जैसी 50 और कंपनीज़ हैं, जिनको उनको उठाना है। अगर वो मुझसे ये बोलते हैं कि जगदीश आपका जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग है, और मेरे अभी तक जितने भी काम रहे हैं वो काम मेरे लिए बहुत आसान थे, और आपके काम से मुझे ये चैलेंज मिलेगा कि मैं आगे इसको कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, अपने आप को जज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो मैं आपके काम को एज़ अ चैलेंज लेना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, तो मैं उनके साथ में जुड़ जाता हूँ। लेकिन उनके लिए मैं एक क्लाइंट था, और कि 50 उनके पास कंपनियाँ थी, 51 मेरी भी हो जाती। तो मेरे बिज़नेस मेंटर तो आप भी हो नताशा जी। आपसे जो मुझे सीखने को मिला, मैंने सीख लिया, जो नहीं सीखने को मिला, नहीं सीखा। तो जिससे आपको जहाँ पर सीखने को मिल जाए, वो चीज़ें सीखिए, और अ, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए। लाइफ़ बहुत अच्छी है, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, स्मार्ट तरीके से काम स्मार्ट करो, स्मार्ट आगे वर्क। बढ़ जाओगे। जी जी। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच जगदीश जी, आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि कुछ चीजें होती है ना कि मतलब चाहे इंटरव्यू खत्म हो जाए, चाहे वो कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए, बट इट स्टेज इन योर माइंड, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो जैसे आपने कहा, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस पूछे थे ताकि मेरा भी थोड़ा बेनिफिट हो। बट आई एम वेरी श्योर दैट ये जो भी कोई देखेगा एंड whosoever it reaches out to, उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज आपने बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना ऑन ग्राउंड सच्चाई, आपने कुछ ऐसे हाई फंडा ज्ञान नहीं दिया, आपने कुछ ऐसे नहीं बोला कि अरे ये माइंडसेट होना चाहिए, एफर्मेशन। यू आर प्योरली ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्क एंड हाउ मच डू यू नो अबाउट योर वर्क, एंड आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। एंड आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब तो मेरे ख्याल से खेलते खेलते सीख ही जाते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बिकॉज आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, जैसे आपने कहा कि 15 दिन बाद आप कुछ अनवील भी करने वाले हैं, but still I'm really grateful that you became a part of this conversation, and I hope and I wish you all the best, and I hope कि आपकी इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर फ्रेंचाइजीज हो, एंड हाँ आगे 60 साल में आप साबुन भी बनाए। नहीं नहीं, साबुन तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। Sure. मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मुझको लगता है कि वो काम भी मैं कर सकता हूँ आने वाले टाइम में, इसके अलावा क्यों नहीं, क्योंकि अगर एफएमसीजी में जा रहा हूँ, अपनी चाय पत्ती लॉन्च कर रहा हूँ, तो अगर चाय पत्ती, आपने वो मूवी देखी होगी अंदाज अपना अपना, हाँ जी, हाँ कि जी। अंडे भी मेरे, ऑमलेट भी मेरे, ब्रेड भी मैं सप्लाई करूंगा। जी 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 तो जी अगर मैं चाय लेके आ रहा हूँ, तो अगर चाय चल जाती है तो धीरे धीरे बिस्किट पे भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। राइट राइट राइट, बट इट वाज अ एंड प्लेजर सेम वे टॉकिंग टू नताशा यू। जी, सेम सेम हेयर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट वाज रियली वंडरफुल इंटरव्यू। इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा, एक कन्वर्सेशन बोलूंगा। कॉन्वर्सेशन, हाँ और जी। इस तरह की कन्वर्सेशन ही अच्छी रहती है मेरे ख्याल से, कि आपको एक ग्राउंड लेवल पे सबको मतलब बता सके प्रैक्टिकली, rather देन कि आप भी एक जैकेट पहनते और मैं भी एक टाई लगा के बैठा होता और हम कुछ टेक्निकल बातें कर रहे होते कि हमारी क्या मतलब ये है, तो वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को स्पेशली पसंद भी नहीं आती, दैट्स ट्रू। बिल्कुल पसंद है, रियलिस्ट चीज बहुत पसंद आती है। एनीवे नताशा जी, थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना टाइम दिया, और विल सी यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वेलकम।